Hello everyone, welcome to this series of Quant Magic. I'm Nigesh from Team Cled Prep. Now in the last video we discussed some basic concepts of ratios and how to use a ratio, how to change from relation to ratio. So in this video we'll be discussing few examples based on those concepts. Okay, let's start with the first example. See what the question says here is the ratio of the market prices of wheat and rice is 2:3 and the ratio of their quantities consumed in a family is 1:6. What do you have to do? You have to find the ratio of the expenditure on wheat and rice by the two families. Okay, अब हमें एक्सपेंडिचर का रेशो निकालना है. तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर किस तरीके से रिलेटेड होते हैं. नाउ सी, अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो वी कैन से दैट प्राइस इनटू कंजम्पशन इज एक्सपेंडिचर, राइट. प्राइस अगर कंजम्पशन से सपोज मैं कोई प्रोडक्ट परचेज करने गया हूँ, उसका जो प्राइस है और जितनी क्वांटिटी में मैं परचेज करता हूँ उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा दैट विल गिव मी द टोटल एक्सपेंडिचर, राइट. तो यहाँ पे बस मुझे इंडिविजुअल प्राइस और कंजम्पशन नहीं दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है दो क्वांटिटीज का. ओके, सो द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द टू quantities, that is wheat and rice, is given as 2:3 and the ratio of the consumption of these two quantities is given as 1:6. Now I'm going to solve this in two different formats. Basically एक normally जो हम question solve करते हैं as a student generally solve करते हैं और फिर वहाँ पे technically क्या हुआ, दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे. देखिए, जैसे ही हम बोलते हैं कि price into consumption is expenditure, ओके, वैसे ही सबसे पहली चीज आती है कि भाई प्राइस 2 and 3, रेशियो ऑफ द प्राइसेस इज गिवन एज 2 and 3 एंड द कंजम्पशन इज गिवन एज 1 and 6, 1:6. तो why don't we simply multiply price and consumption to find out the expenditure. Expenditure will be price into consumption. मैंने इन रेशियोज को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि मैं 2 और 3 को यहाँ पे एंड 1 and 6 को क्वांटिटी की तरह ट्रीट करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में रिजल्ट आता है 2 into 1 is 2 and 3 into 6 is 18, राइट. जिसको कि मैं सिंप्लीफाई करके बोल दूंगा कि रेशियो इज 1:9. मुझे ऑप्शन भी दिख रहा है 1:9 एंड इवेंचुअली आई कैन सी दैट दिस इज करेक्ट. ओके, बट यहाँ पे हमें टेक्निकली ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि हमने इनको नंबर्स की तरह ट्रीट करके मल्टीप्लाई करा, फिर भी मेरा आंसर सही क्यों आया है पहले समझते हैं और फिर बात करेंगे कि अगर ऐसा हर क्वेश्चन में करने लगे या इस एक टेक्निकल चीज़ को हम हमेशा इग्नोर करके चले, हम हमेशा नंबर्स की तरह ट्रीट करके चलेंगे तो कहाँ पे हम गलती कर सकते हैं. ओके, पहले समझते हैं कि हुआ क्या है. देखिए, जब मुझे प्राइस का रेशो दे रखा था 2:3, तो मैंने से सपोज अगर मैं टेक्निकली इस रेशो को एस्टैब्लिश करता हूं तो मैं बोलूंगा द प्राइस विल बी 2x एंड द सेकेंड प्राइस विल बी 3x, राइट. एक कॉमन वेरिएबल के साथ में एस्टैब्लिश करना होता है रेशो को, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं. सिमिलरली कंजम्पशन का जब मुझे रेशो दे रखा है 1:6, तो मैं बोलूंगा कंजम्पशन, लेट द कंजम्पशन बी y, दैट इज 1y एंड 6y, राइट. और जब मैंने रेशोज इनको क्वांटिटी में चेंज कर दिया है, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में मल्टीप्लीकेशन के बाद में रिजल्ट आएगा 2xy इज टू 18xy. और यहां पे देखिए हुआ क्या है कि ये जो कॉमन वेरिएबल्स थे ये दोनों के दोनों एलिमिनेट हो गए हैं. हमने 2 और 18 को सिंप्लीफाई करा, 1:9 और हमने आंसर मार्क करा. अब बात ये आती है कि जब पहली बार में ये आंसर आ गया था, हमने सिंपली रेशियोज को मल्टीप्लाई करके सही आंसर निकाल लिया था, तो इसको समझने की इस बात की ज़रूरत क्या थी, क्यों हम x और y लेकर के इस चीज़ को समझने की कोशिश करें. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी वजह से जाने अनजाने में हम कई बार कुछ क्वेश्चंस को गलत कर बैठेंगे. कैसे क्वेश्चंस को, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे फिर मैं दोबारा रिलेट करके आपको बताऊंगा. देखिए, से सपोज इस बार मैंने आपको प्राइस कंजम्पशन की जगह ऐसा कहा कि द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ A and B is 7:9, okay, and the ratio of their expenditures is 4:5. What is the ratio of their savings? इनकम का रेशो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है, रेशो पूछा है किसका, सेविंग का. चलिए, सबसे पहले इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग किस तरीके से रिलेटेड होते हैं. तो मुझे मालूम है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. अगर इनकम में मैं एक्सपेंडिचर को रिमूव करता हूं तो मेरे पास में सेविंग आनी चाहिए. हमने जितनी इनकम अर्न करी है उसमें से खर्चा हम हटाएंगे तो दैट विल बी द सेविंग. बेसिक फंडा. ओके, अब मैंने आपको ए और बी की इनकम का रेशो दे दिया 7:9, ठीक है, 7 और 9, और मैंने इनके एक्सपेंडिचर का रेशो आपको दे दिया यहां पे कितना, 4:5, राइट. हुआ क्या
क्योंकि मैंने पिछली बार 2, 3 और 1, 6 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके 1:9 सही आंसर निकाल दिया था, आई एंड अप डूइंग द सेम थिंग हेयर अगेन। मैं वापस से सेम चीज कर रहा हूं और मैंने देखा कि यार इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है, तो इसमें से माइनस कर देते हैं। 7 - 4 रिजल्ट विल बी 3 और 9 - 5 रिजल्ट विल बी 4 एंड द आंसर विल बी 3:4, राइट। मैं ऑप्शन ए टिक करके आ गया और इवेंचुअली जब बाद में रिजल्ट आता है तो मुझे रियलाइज होता है कि ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। अब समझिए गलत क्यों हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट था वहां पे ये चीज रियलाइज करना कि पिछले क्वेश्चन में क्योंकि दोनों चीजें प्रोडक्ट में थी, प्राइस इनटू कंजम्पशन था, तो जो कॉमन वेरिएबल्स थे वो वहां पे एलिमिनेट हो गए थे। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पे देखेंगे कि वो वेरिएबल्स एलिमिनेट नहीं हो पा रहे हैं। देखिए इनकम को मैं लिखूंगा 7x और 9x, अगर इनकम का रेशियो 7:9 है तो कॉमन वेरिएबल के साथ में हमने लिखा 7x 9x, राइट। एक्सपेंडिचर इज 4:5, तो मैंने बोल दिया एक्सपेंडिचर विल बी 4y एंड 5y। एक और चीज, हम अलग अलग वेरिएबल क्यों कंसीडर कर रहे हैं, दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, दो डिफरेंट कॉमन फैक्टर्स होंगे। ओके, नाउ इफ आई एंड अप सॉल्विंग दिस प्रॉपर तरीके से, तो मेरे पास में जो सेविंग का रेशियो आएगा, सेविंग मेरे पास में ए और बी की कितनी होगी, ए की सेविंग होगी 7x - 4y, राइट, एंड बी की सेविंग होगी 9x - 5y। ये मेरे पास में रिजल्ट आया है किसका, सेविंग का। अब आप सोच के देखिए, क्या मैं यहां से x और y को एलिमिनेट कर सकता हूं? नहीं। क्या यहां पे बीच में इक्वल टू का साइन है कि हम टर्म्स को स्विच कर दें और उसके बाद में हम सॉल्व कर दें कि 7x को इधर ले जाके माइनस कर देते हैं, इसको इधर लेकर के चल जाते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। दिस इज कंपैरिजन, ये कंपैरिजन है और मैं यहां पे ना तो इस कॉमन वेरिएबल की वैल्यू निकाल पा रहा हूं, ना ही मैं इस कॉमन वेरिएबल को एलिमिनेट कर पा रहा हूं। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरा सही आंसर 3:4 नहीं होगा। मैं करेक्ट आंसर विल बी कांट बी डिटरमाइंड। मैं करेक्ट रेशियो डिटरमाइन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ना तो कॉमन वेरिएबल एलिमिनेट होंगे और ना ही इनकी वैल्यू निकलेगी। एंड द एग्जैक्ट रेशियो विल ऑब्वियसली डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ दीज कॉमन वेरिएबल्स। ओके, तो यहां पे सबसे पहली चीज जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि जब भी हमें रेशियो दिया जाता है, हमें हमेशा उसे कॉमन वेरिएबल के साथ में लिख करके यूज करना होता है। इवेंचुअली ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां पे ये कॉमन वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मुझे दिख रहा है मैं दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कॉमन वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है, तो मैं उसको इग्नोर भी कर सकता हूं। लेकिन इन द बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में हमेशा ये चीज होनी चाहिए कि कॉमन वेरिएबल एग्जिस्ट जरूर करता है। अगर वो एलिमिनेट हो रहा है आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो आंसर कांट बी डिटरमाइंड आएगा। अब यहां पे एक लाइन मैंने कही कि अगर एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो आंसर कांट बी डिटरमाइंड आएगा। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आपको ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया। मैंने आपको बोला द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 4:5 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 7:9। ओके, इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो फिर से दे रखा है। इफ बी सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। अब नॉर्मली जो स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं वो ये कि मैथ्स को कंसेप्चुअली समझने की जगह रट्टा मारते हैं उसका। ठीक है, पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ क्रैमिंग थिंग्स, की रट लो। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन है, उसको रट लिया, उसका आंसर कांट बी डिटरमाइंड आता है और वही टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल गलत तरीका है मैथ्स पढ़ने का या मैथ्स को समझने का। देखिए यहां पे अगर आपने सिर्फ ऐसा रट रखा है कि इनकम एक्सपेंडिचर के बीच में क्वेश्चन आएगा, सेविंग का रेशियो पूछेगा तो आंसर कांट बी डिटरमाइंड आता है, अभी पिछले क्वेश्चन में आया भी था, और आप अगर कांट बी डिटरमाइंड टिक करके आ गए तो फिर से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। मैंने आपको बोला है कि बी सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए ए और बी दो लोग हैं जिनकी की इनकम का रेशियो मैंने आपको दे रखा है 4:5। ओके, तो इनकी इनकम मैं मान लेता हूं 4x एंड 5x। ठीक है, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो मैंने आपको दे रखा है 7:9। तो मैंने एक्सपेंडिचर मान लिया 7y एंड 9y। हुआ क्या, मैंने कॉमन वेरिएबल के साथ में लिखा है ना, आई हैव चेंज्ड दिस रेशियो इनटू क्वांटिटीज। ओके, अब यहां पे जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग बी सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम। तो क्वेश्चन बोलता है कि बी की जो भी इनकम थी उसका 1/4 उसकी सेविंग होगी। अब पहले तो हम यहां पे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करके देखते हैं कि बी की सेविंग कितनी है। तो बी की सेविंग होगी 5x - 9y। ओके, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि बी सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम। तो बी की इनकम कितनी है 5x और उसका 1/4 वो सेव करता है, तो दिस सेविंग मस्ट बी इक्वल टू 5/4 टाइम्स ऑफ x। सिंपल, एक रिलेशन बनाया। अब सोच के देखिए क्या मैं यहां से x और y का रेशियो निकाल सकता हूं? आंसर इज यस। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5x इज इक्वल्स टू 20x - 9 × 4 is
36y, यानी कि 36y इज इक्वल्स टू 15x, और यू कैन से x अपॉन y इज इक्वल्स टू 36/15 विच इज नथिंग बट 12/5। क्या हुआ यहाँ पे, मैंने x और y जो कि कॉमन वेरिएबल्स थे इन केस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उनका रेशो निकाल दिया 12:y। एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर रहा हूं, रेशो निकाल दिया है 12 और 5। ओके, सो अगर रेशो 12 और 5 आ गया है तो मैं इनको सब्स्टिट्यूट करके जो भी मुझसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका आंसर कर सकता हूं। चलिए, अब अल्टीमेटली मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुझसे पूछा है कि फाइंड द रेशो ऑफ देयर सेविंग्स। ठीक है, तो सेविंग कितनी कितनी होनी है, ए की सेविंग होगी 4x माइनस 7y और बी की सेविंग होगी 5x माइनस 9y। x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x को 12 रख लेते हैं और y को हम रख लेंगे कितना, 5। तो दिस इज 48, 7 इंटू 5 इज 35, 48 माइनस 35 दिस इज नथिंग बट 13। ओके, 5 इंटू 12 दैट इज 60 माइनस 9 इंटू 5 इज 45, राइट। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 15। तो यहां पे बेसिकली जब मैं रेशो निकालने गया था तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पे इनका रेशो फाइंड आउट कर लिया, इनकी सेविंग का, यूजिंग द रेशो ऑफ एक्स एंड वाई, जो मैंने एक रिलेशन के थ्रू निकाला था विच वॉज गिवन टू मी इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहां पे आंसर कांट बी डिटरमाइंड नहीं आएगा, यहां पे आंसर आएगा 13:15। आई होप आपको ये चीज रियलाइज हो रही होगी कि इन क्वेश्चंस के अंदर लैंग्वेज को समझना और उसको इंटरप्रेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सिंपली ये याद करके नहीं जा सकते कि इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे रेशो हमेशा कांट बी डिटरमाइंड आएगा, और प्राइस कंजम्पशन का रेशो आएगा तो वहां पे हमेशा मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये लॉजिकली आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कब वेरिएबल्स एलिमिनेट होंगे और कब वो एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड, इनकम एक्सपेंडिचर पे। से सपोज मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया कि द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 4:5 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 7:9। ओके, इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹50 देन फाइंड देयर इनकम्स। इनकी इनकम्स आपको फाइंड आउट करनी है ए और बी की, अगर हर कोई ₹50 सेव कर रहा है तो। ओके, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को करने के भी मेरे पास में दो तरीके हैं। पहला तो ट्रेडिशनल तरीका, ठीक है, कि ए और बी की बात हो रही है, इनकम हमें दे रखी है 4:5 के रेशो में, तो मैंने इनकम लिख दी 4x 5x। ठीक है, एक्सपेंडिचर मुझे दे रखा है 7:9 के रेशो में, तो मैंने एक्सपेंडिचर लिख दिया 7y और 9y, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में करा था, राइट। अब मैंने आपको बोला ईच ऑफ देम सेव्स ₹50। ठीक है, तो एक तो तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लूं, 4x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 50, ठीक है, और 5x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 50, और मैं यहां से x और y की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूं, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने की जगह हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि भाई हर बंदे ने सेविंग कितनी करी है, हर बंदे ने सेविंग करी है ₹50 की। तो अगर इनकी इनकम 4x और 5x है तो इनकी सेविंग्स, और उसमें से सेविंग ₹50 है, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा। ठीक है, तो ए का एक्सपेंडिचर होगा 4x माइनस 50 और बी का एक्सपेंडिचर होगा 5x माइनस 50 एंड दिस रेशियो इज गिवन टू मी एज 7:9। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकता हूं। दिस इज 36x माइनस 450 इज इक्वल्स टू 35x माइनस 350, राइट। टर्म स्विच करेंगे, x की वैल्यू मेरे पास आएगी कितनी, 450 माइनस 350 दैट इज 100। ओके, अब अगर x 100 है तो देखिए मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड देयर इनकम्स। तो a की इनकम कितनी होगी, 4 into 100 दैट इज 400, और b की इनकम कितनी होगी, 5 into 100 यानी कितना, 500। सिंपल। ओके, क्या मैं यहां पे इस क्वेश्चन में ऑप्शंस को यूज कर सकता था? जी हाँ, द आंसर इज यस, हम डेफिनेटली यूज कर सकते थे। आप देखिए, सबसे पहली बात तो इनकम का रेशो 4:5 होना चाहिए। तो पहले तो मैं ऑप्शन में चेक करता हूं कि जो मुझे ऑप्शंस दे रखे हैं क्या उनमें हर जगह किस किस जगह या क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जहां पे कि इनकम 4:5 के रेशो में ही ना हो। ठीक है, तो मैंने देखा 200 to 50 4:5 है, 100 125 4:5 है, 400 500 बिल्कुल 4:5 है, तो इससे तो मैं ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, अब आप सोच के देखिए कि अगर मैं से सपोज 200 और 250 को सही मानता हूं तो हर बंदे ने ₹50 सेव करे, तो 200 माइनस 50 यानी इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, 150, और 250 माइनस 50 यानी इसका एक्सपेंडिचर बी का कितना होगा, 200, राइट। क्या 150 और 200 का रेशियो 7:9 आता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, तो पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया।
सेकेंड ऑप्शन 400 माइनस 50 कितना होता है 350 और 500 माइनस 50 क्या होगा 450। तो क्या 350 और 450 का रेशो 7:9 आता है? जी हाँ बिल्कुल आता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। फायदा क्या हुआ ऑप्शंस को यूज करने का, मैं इस पूरे प्रोसेस से बच गया, मुझे यहां पे ये लिख करके सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, मैं सिंपली इन नंबर्स को अपने मन में कैलकुलेट करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूं। ओके, सो यहां पे आप एक चीज समझिए, एक तो टेक्निकली चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके कंसेप्चुअली वहां पे क्या हो रहा है, कहां रेशो में कॉमन वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है, कहां उसकी वैल्यू निकल रही है, कहां उस कॉमन वेरिएबल की का रेशो निकाल के क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और कहां पे हम ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें कलेक्टिवली एक स्टूडेंट को आनी चाहिए, तभी वो अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। जब हम बात करते हैं कि इतने नंबर ऑफ मिनट्स में मैं इतने ही क्वेश्चन कर पा रहा हूं, हाउ शुड आई इंप्रूव, तो दीज आर सम की पॉइंट जिनको कि अगर आप अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं तो यू कैन डेफिनेटली इंप्रूव ऑन देम। ओके, नाउ कपल ऑफ क्वेश्चंस मोर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने लास्ट वीडियो के अंदर रिलेशन से रेशो कैसे चेंज करते हैं इस पे बात करी थी, और हमने वहां पे सीखा था कि जब भी मुझे कोई एक रिलेशन दे रखा है उससे अगर मुझे रेशो में चेंज करना है तो व्हाट डू आई हैव टू डू, मुझे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना होता है। ठीक है, जो भी कोई एक फ्रैक्शन दे रखा है उसका मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूं, उल्टा कर देता हूं, फ्रैक्शन को उल्टा कर देता हूं। ओके, अब एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे, मैंने आपको कहा कि द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 2:3:4। ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसकी की साइड्स का रेशियो 2:3:4 है। ओके, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। कई बार तो लोग यहाँ पे कांट बी डिटरमाइंड आंसर टिक कर देते हैं, थिंकिंग कि भाई आपने तो सिर्फ रेशो दिया है, हाइट की जब तक वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक हम रेशो कैसे निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं रेशो डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे, देखिए सबसे पहली चीज, ये जो टाइप का क्वेश्चन है दिस इज सिंपली बेस्ड ऑन दिस बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपको रिलेशन से रेशो में चेंज करना आना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एक ट्राइंगल है जिसकी की साइड्स का रेशो है 2:3:4। मैंने इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को 2x, 3x और 4x लिख दिया। आई कैन राइट इट विद अ कॉमन वेरिएबल। इनकी जो करस्पॉन्डिंग हाइट्स होंगी, लेट इट बी h1, लेट दिस हाइट बी h2 एंड लेट दिस हाइट बी h3। ओके, अब यहां पे जो ये हाइट्स हैं इनको यूज करना है और बेसिकली मुझे इन हाइट्स का रेशो निकालना है। अब आप सोच के देखो, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला, मैं कोई फैंसी फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे बेसिक फॉर्मूला हमें मालूम है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, सोच के देखो, मैं 2x को बेस मानूं और h1 को हाइट लूं, या मैं 3x को बेस मानूं और h2 को हाइट लूं, या फिर मैं 4x को बेस मानूं और h3 को हाइट लूं, क्या ट्राइंगल का एरिया हर बार अलग अलग आएगा? ऑब्वियसली नॉट, ट्राइंगल का एरिया तो सेम ही आने वाला है। तो ठीक है, लिख के देखते हैं, हाफ बेस इज 2x, हाइट इज h1 इज इक्वल्स टू हाफ बेस इज 3x, हाइट इज h2 इज इक्वल्स टू हाफ बेस इज 4x, हाइट इज h3। राइट, जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 1/2 विल गेट कैंसिल्ड, x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में एक रिलेशन आएगा 2h1 इज इक्वल्स टू 3h2 इज इक्वल्स टू 4h3। ओके, हुआ क्या है, यहाँ पे हमने हाइट्स के बीच में एक रिलेशन निकाल दिया है, 2h1 इज इक्वल्स टू 3h2 इज इक्वल्स टू 4h3, और हमने सीखा था कि रिलेशन से रेशो कैसे चेंज किया जाता है। मैं इन सबको फ्रैक्शन में चेंज कर दूंगा बाय डिवाइडिंग इट बाय 1। ओके, और मैं इनका क्या कर लूंगा, रेसिप्रोकल ले लूंगा। तो द रेशो ऑफ हाइट्स विल बी 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। एलसीएम लिया हमने 12 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये रेशो आएगा 6/12, 4/12, 3/12 एंड 12 विल गेट कैंसिल एंड अल्टीमेटली मेरे पास में रेशो आएगा 6:4:3। राइट, और जब हम बेसिक ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हम वहां पे बोल भी सकते हैं कि भाई जो साइड्स का रेशो होता है, हाइट्स का रेशो उसका इनवर्स होता है, एंड दैट्स द सेम वे ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ रेशो, कि आपको फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना होता है। ओके, अब फिर से देखिए, एक और बार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि रटने में और समझ के करने में डिफरेंस क्या होता है। रट लिया कि रेशो हमेशा क्या होता है, इनवर्स होता है हाइट्स का रेशो। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, मैंने आपको बोला इफ द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 1:2:3 देन फाइंड द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। हमने तो रटा हुआ है चीजों को, हम तो रट करके सॉल्व करते हैं मैथ्स को, तो हमने क्योंकि रट रखा था, हमने देखा कि यार साइड्स का रेशियो है 1:2:3 और मैंने इसका इनवर्स निकाल दिया 1/1, ये 2/1, 3/1 और इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, उल्टा जब मैं करूंगा तो मेरे पास में आएगा 1:1/2:1/3 और आया रिजल्ट मेरे पास में आया 6:3:2।
आई वॉज वेरी हैप्पी कि देखिए मैंने क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया है और मैं आंसर टिक करके आ गया बॉम्बे। अगेन जब रिजल्ट आया तो मुझे पता लगा ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। क्यों गलत हुआ है समझो। कभी भी किसी भी ट्राइंगल को बनने के लिए एक मिनिमम कंडीशन होती है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी ट्राइंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड के बराबर होना चाहिए। अब आप सोच के देखो, क्या ऐसा कोई ट्राइंगल पॉसिबल है जिसकी की साइड्स का रेशो 1:2:3 हो? आंसर इज नो। ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं बन सकता जिसकी की साइड्स का रेशो 1:2:3 है। क्यों? क्योंकि दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे के बराबर होना चाहिए, तीसरे से बड़ा होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां पे इक्वल है, ठीक है। सम ऑफ टू साइड्स मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहां पे हम देखेंगे 1:2, जब इनको हम 1x 2x लेंगे और 3x लेंगे तो 3x इज इक्वल टू 3x। ऐसा कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता। ओके, सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन विल नॉट बी बॉम्बे। द करेक्ट आंसर विल बी डेटा इनएडिक्वेट। ये डेटा ही गलत है क्योंकि ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं बन सकता है। ओके, चलिए, सो आई होप कि इन क्वेश्चन से आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और इन चीज़ों को जो हमने यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करी है इनको आप इवेंचुअली अपनी प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प योर प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू।